हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मैथ कूल और मैं हूं कंचन मित्तल। हमारे चैनल पर हम लोग ग्रेजुएशन लेवल की ग्रुप थ्योरी पढ़ा रहे हैं और अगर आप लोग इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मैंने ग्रुप थ्योरी की एक प्लेलिस्ट भी बना रखी है, आप उसे भी जाकर देख सकते हैं। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है क्लास इक्वेशन और नॉर्मल सब ग्रुप्स। मैं आपको बताना चाहूँगी कि लास्ट लेक्चर में मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्डर 8 का बताया है और अभी तक मैं डायहेड्रल ग्रुप, परम्यूटेशन ग्रुप और इस तरीके के मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि ग्रेजुएशन लेवल की बात करें या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लेवल की बात करें जिसमें हायर मैथमेटिक्स का मैथ्स आता है वो मैंने करा रखे हैं। तो आज का जो टॉपिक है उसमें पहले क्लास इक्वेशन की बात करो या फिर नॉर्मल सब ग्रुप्स की बात करो। देखो सब चीज़ें ना इंटररिलेटेड हैं, तो दोनों के लिए ही डिफाइन करने के लिए मुझे कुछ बेसिक डेफिनेशंस की जरूरत है। इसके लिए बुक्स बता देती हूँ। जैसे मैं ये मटेरियल जो है खन्ना एंड भामरी और गैलियन में से मैं थोड़ा बहुत ले रही हूँ, लेकिन हाँ खन्ना एंड भामरी ले रही हूँ मैं। और एग्जाम्पल्स जो है वो मैं ऑल ओवर सब में से देख रही हूँ कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जिस तरीके से क्वेश्चन आते हैं वो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला डेफिनेशन है कॉन्जुगेट एलिमेंट्स का इन अ ग्रुप जी। तो पहले देख लेते हैं कि मैं एग्जैक्टली इसमें क्या कह रही हूँ। तो इसमें अगर दो एलिमेंट्स हैं ए और बी, वो जी में से हैं और मैं बोलती हूँ कि ए इज कॉन्जुगेट टू बी, तो इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, व्हाट दिस स्टेटमेंट एग्जैक्टली मीन्स। तो इसका मतलब ये है, अगर मैं कह रही हूँ कि ए इज कॉन्जुगेट टू बी तो मैं बी को कैसे लिख सकती हूँ, एक्स इनवर्स ए एक्स फॉर सम एलिमेंट एक्स इन जी। ठीक है, यानी कि अगर मैं बी को किसी मतलब कोई एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है एक्स जी में से ही, सच दैट एक्स इनवर्स ए एक्स वो क्या आ जाएगा एग्जैक्टली बी, तो मैं क्या बोलूंगी कि एक्स इज कंजुगेट टू ए। ठीक है, अच्छा अब मैं इसकी हेल्प से, इस कंजुगेशन की हेल्प से मैं एक रिलेशन डिफाइन करूंगी। ठीक है, सो आई एम डिफाइनिंग अ रिलेशन ऑन द ग्रुप एलिमेंट्स या फिर ग्रुप जी। कैसे, मैं क्या ये मतलब रिलेशन क्या है कि ए इज इक्विवेलेंट टू बी इफ एंड ओनली इफ ए इज कॉन्जुगेट टू बी। ठीक है, सबसे पहले और मुझे क्या प्रूव करना है, अब आप लोगों को ये देखते पता चल जाना चाहिए कि ये जो रिलेशन है ना इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इक्विवेलेंस रिलेशन होता क्या है, ठीक है जल्दी से देखते चलते हैं, बता भी देती हूँ मैं कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है। ठीक है, और आप लोगों को याद भी आ जाएगा। ठीक है, तो पहले मैं लिख देती हूँ फिर हम उसकी तीनों प्रॉपर्टीज, तो तीन प्रॉपर्टीज होती हैं एक रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए। सबसे पहले होता है रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि ए जो है ए से रिलेट करना चाहिए। ठीक है, सेकंड क्या होता है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होता है इफ ए इज इक्विवेलेंट टू बी, देखो इस रिलेशन को इक्विवेलेंट बोलते हैं। ठीक है, या ए इज रिलेटेड देख लो, ए इज रिलेटेड टू बी, अगर ऐसा होगा तो ये क्या इंप्लाई करना चाहिए कि बी इज रिलेटेड टू ए। तो ये तो हो गई सिमेट्रिक। अब बात करते हैं हम, एक तीसरा होता है ट्रांजिटिव। मुझे लगता है कि ये आप लोगों ने काफी सुन रखा होगा ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या बोलता है कि इफ ए इज रिलेटेड टू बी एंड बी इज रिलेटेड टू सी, दिस इंप्लाइज ए इज रिलेटेड टू सी। और यहाँ पे ए बी, अगर आप यहाँ पे एज्यूम कर लो ए बी सी ये किसके एलिमेंट है, ग्रुप जी के एलिमेंट है। ठीक है, तो ये तो हमारी हो गई कब एक एलिमेंट किसके कंजुगेट है बी के, और ये हमने रिलेशन डिफाइन करा जी। ठीक है, अब मुझे प्रूव करना है कि ये जो ये टिल्डा रिलेशन है ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए मुझे ये तीन प्रॉपर्टीज प्रूव करनी पड़ेगी। तो चलो देखते हैं इसको कैसे प्रूव करते हैं। तो एक एक करके लेंगे और फिर प्रूव करेंगे। तो पहला है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में मुझे क्या प्रूव करना है कि ए इज इक्विवेलेंट टू ए। अच्छा मतलब ए इज, इसका क्या मतलब है, दिस मीन्स ए इज कॉन्जुगेट टू ए। अब ए इज कॉन्जुगेट टू ए का मतलब तो ये हुआ ना कि कोई एक एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए। इट मीन्स
A इज इक्वल्स टू एक्स इनवर्स ए एक्स फॉर सम एक्स इन जी। अगर प्रूफ करना तो ये होना चाहिए। अच्छा आप देखो, यहां से देखना, ए को मैं ऐसे लिख सकती हूँ आइडेंटिटी इंटू ए इंटू आइडेंटिटी, ये सेम है। और देखो आइडेंटिटी का ऑर्डर क्या होता है 1, तो आइडेंटिटी का इनवर्स वो खुद ही होता है, तो इसको मैं लिख सकती हूँ ई इनवर्स ए ई। ठीक है, क्लियर है। तो यानी कि मैं किसी भी एलिमेंट को, दिस इंप्लाइज ए इज कॉन्जुगेट टू ए इटसेल्फ, दिस इंप्लाइज ए इज इक्विवेलेंट टू ए। तो ये हमने प्रूव कर दिया फर्स्ट। अब हम सेकंड किस पे आते हैं, सिमेट्रिक पे। सिमेट्रिक क्या बोलता है कि इफ ए इज इक्विवेलेंट टू बी देन प्रूव दैट बी इज इक्विवेलेंट टू ए। अच्छा, ए इज इक्विवेलेंट टू बी है, इसका क्या मतलब हुआ कि बी क्या होगा, एक्स इनवर्स ए एक्स। ठीक है, फॉर सम एलिमेंट एक्स इन जी। अब मुझे क्या करना है, उल्टा प्रूफ करना है कि b इज इक्विवेलेंट टू ए। अब देखो, इसको ध्यान से देखना, मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, x से मल्टीप्लाई कर रही हूँ बोथ साइड और x इनवर्स से। अच्छा पहले x से कर लो, दोनों साइड x से मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा। इसका क्या मतलब है, ये हो गया ax। अच्छा, दिस इंप्लाइज एक्स बी इज इक्वल्स टू ए एक्स। अब क्या करो, एक्स बी एक्स इनवर्स कर दो, तो ये आ गया एक्स एक्स, है ना, और फिर क्या आ गया, ये ए। तो इससे हमारे पास क्या आया, तो इससे मेरे पास आ गया दिस इंप्लाइज ए इज इक्वल्स टू एक्स बी एक्स इनवर्स। ठीक है, अब क्या लो, एक y एलिमेंट ले लो जिसे x इनवर्स लिखो। ठीक है, तो y इनवर्स क्या आएगा, x आ जाएगा, क्योंकि x इनवर्स का इनवर्स x होता है। अच्छा, यहाँ पर अगर मेरे को x लिखना है, x क्या आ गया यहाँ पे मेरा y इनवर्स b, और x इनवर्स क्या है y। अच्छा अब देखो, यहाँ से देखो x बिलोंग्स टू g है, अगर x कोई एलिमेंट है वो ग्रुप में बिलोंग करेगा तो उसका इनवर्स भी बिलोंग करेगा। दिस इंप्लाइज y भी क्या बिलोंग करेगा, g में। तो यानी कि अब क्या आ गया, a इज इक्वल टू y इनवर्स b फॉर सम एलिमेंट y इन g। इसका क्या मतलब हुआ, दिस इंप्लाइज b इज इक्विवेलेंट टू a। हो गया क्लियर। तो यानी कि ये रिलेशन कैसा है, सिमेट्रिक है। अब हम किस रिलेशन की अब क्या बात करेंगे, एंटी सिमेट्रिक की। तो चलिए, ओह सॉरी, एंटी सिमेट्रिक बोल रही हूँ, ट्रांजिटिव की। क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है या नहीं है। ट्रांजिटिव में हम क्या सपोज कर रहे हैं कि a इज इक्विवेलेंट टू b एंड b इज इक्विवेलेंट टू c, और हमें शो क्या करना है, दैट a इज इक्विवेलेंट टू c। अच्छा पहले जो जो गिवन है ना वो लिख लो। a इक्विवेलेंट टू b का मतलब क्या है कि b इज इक्वल्स टू एक्स इनवर्स ए एक्स फॉर सम एक्स इन जी। सिमिलरली अगर मैं b इक्विवेलेंट टू c करूं तो c क्या होगा, x इनवर्स, सॉरी कोई एक दूसरा एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा y इन g सच दैट y इनवर्स by। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो, अब मुझे क्या लिख, मेरे को प्रूव करना है a इज इक्विवेलेंट टू c। अच्छा अब देखो, मुझे ये पता है c क्या है, y इनवर्स by। अच्छा अब b की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, यहाँ पे ऐसे करके लिख लो। ठीक है, अब देखो इसको। अच्छा यहाँ पे ये एक देख लो, एक्स वाई का जो इनवर्स होता है वो क्या होता है, वाई इनवर्स एक्स इनवर्स। तो यहाँ पे मैं वही चीज यूज करूंगी, वाई इनवर्स एक्स इनवर्स को मैं लिख सकती हूँ एक्स वाई इनवर्स। ठीक है, तो यानी कि सी क्या आ गया, जेड इनवर्स ए जेड, वेयर जेड क्या है, एक्स वाई है, और एक्स वाई किस में से बिलोंग कर रहा है, जी। सॉरी। अच्छा अब देखो, एक्स और वाई दोनों ग्रुप के एलिमेंट है, तो ग्रुप क्या होता है, उसमें बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड होता है ना,
तो अगर दोनों x और y दोनों ग्रुप के एलिमेंट है तो उनका मल्टीप्लिकेशन भी क्या होगा, ग्रुप में ही होगा। दिस इम्प्लाइज z जो है ग्रुप का एलिमेंट हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज c इज इक्वल टू z इनवर्स a बाय, और वो क्या इम्प्लाई कर रहा है, इट मीन्स a इज रिलेटेड टू c। तो यानी कि हमने जो रिलेशन लिया था ग्रुप पर कॉन्जुगेट एलिमेंट्स के थ्रू, वो कैसा है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब देखो मैं आपको कुछ बेसिक थ्योरी बता देती हूँ इसमें। अगर हमारे पास कोई भी इक्विवेलेंट रिलेशन होता है ना, तो वो उस ग्रुप्स को डिवाइड कर देता है किसमें, इक्विवेलेंस क्लासेस में। ठीक है, फॉर सपोज आपके पास एक ग्रुप है और इस पे एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। उस इक्विवेलेंस रिलेशन का मैं क्या नाम दे रही हूँ, टिल्डा। सो दिस रिलेशन टिल्डा डिवाइड्स G इंटू इक्विवेलेंस क्लासेस। अब मैं बताती हूँ इक्विवेलेंस क्लास है क्या। अब देखो, अगर आप लोगों को याद हो, अगर x, तो ये क्या है, ये मेरी इक्विवेलेंस क्लास है। इसमें कौन से एलिमेंट्स हैं, या फिर इक्विवेलेंस क्लास ऑफ A लिख लो, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ B। तो इसमें all those elements G in G such that G is related to B। तो ये क्या होगी, then this is called equivalence class of। तो यानी कि एक अगर मैंने इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन कर दिया, तो यानी कि अगर मुझे किसी भी एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास लिखनी है, ठीक है, तो उसमें कौन से एलिमेंट्स होंगे जो उससे रिलेटेड होंगे, वो एलिमेंट जो बी से रिलेटेड है। अच्छा, अब देखो, अगर ये भी चीज ध्यान रखो कि इफ अगर कोई भी मैंने x ले लिया, वो b से रिलेटेड है, दिस इंप्लाइज इक्विवेलेंस क्लास ऑफ x इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ b। क्यों? क्योंकि देखो x की इक्विवेलेंस क्लास में वो एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है, जो किससे रिलेटेड होंगे, x से। ठीक है, लेकिन अगर आप देखो अच्छा, x रिलेटेड टू b है और g रिलेटेड टू x है, दिस इंप्लाइज g इज एग्जैक्टली रिलेटेड टू b ना। इसलिए अगर कोई एलिमेंट, देखो, यानी कि अगर कोई g है वो x से रिलेटेड है, दिस इंप्लाइज बाय दिस रिलेशन g जो है एग्जैक्टली किससे इक्विवेलेंट हो जाएगा, b से। देखो ये मैं प्रूव भी कर सकती हूँ, इसको प्रूव कर लेते हैं। चलो, अगर डिफिकल्टी आ रही है तो मेरे को ये शो करना है। अच्छा, अब मैं इक्विवेलेंट क्लास ऑफ x भी लिख देती हूँ। उसमें क्या है, g प्राइम बिलोंग्स टू g, ऑल दोज एलिमेंट्स सच दैट g प्राइम इज रिलेटेड टू x। अच्छा, तो मैं कंटेनमेंट के थ्रू प्रूफ करूंगी। सो लेट g बिलोंग्स टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ a। तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ, इसका मतलब क्या है, दिस इंप्लाइज दिस g इज रिलेटेड टू x एंड बाय गिवन क्या है हमें कि x इज रिलेटेड टू, बट अभी हम लोगों ने क्या बोला था कि जो टिल्डा है वो एक क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन। अभी देखो ट्रांजिटिव रिलेशन प्रूव करा था। तो ट्रांजिटिव रिलेशन में यही तो बोल रहा था कि अगर g टू रिलेटेड टू x एंड x इज रिलेटेड टू b, दिस इंप्लाइज g इज ऑल्सो रिलेटेड टू b। अच्छा, g इज ऑल्सो रिलेटेड टू b, ठीक है, तो ये तो फिर किस में आ गई, g किसकी इक्विवेलेंस क्लास में आ गई, b की इक्विवेलेंस क्लास में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो x की इक्विवेलेंस क्लास है वो किस में कंटेन है, b की इक्विवेलेंस क्लास। सिमिलरली हम लोग ये भी अब ये आप लोगों को चेक करना है कि जो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ b है वो किस में कंटेन है, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ x। आपको बस यही मेथड यूज करना है, ठीक है। इसका मतलब अगर हम दो कॉन्जुगेट एलिमेंट लेंगे या फिर दो एलिमेंट्स लेंगे जो रिलेटेड होंगे, तो उन दोनों की कॉन्जुगेसी क्लासेस सिमिलर आएगी, ठीक है। अच्छा, एक ये चीज ध्यान रखो। अब जो मैं आपको चीज इसमें मेन बताना चाह रही हूं वो क्या होती है कि ये जो कॉन्जुगेसी क्लासेस होती है ना, आर
ईदर सेम और डिसजॉइंट। जैसे हम लोगों ने कोसेट्स में किया था ना, एग्जैक्टली इसमें ही है, ठीक है। और क्या होता है, जो जी है ना, हम उसे किसके यूनियन में लिख सकते हैं, कॉन्जुगेसी क्लास के यूनियन में। इट मीन्स अगर मेरे पास जी है तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, क्लास ऑफ A1, क्लास ऑफ A2 और क्लास ऑफ कोई AK। अब मुझे नहीं पता ये AK क्या है, हाँ, लेकिन अगर हम एक पर्टिकुलर ग्रुप होगा तो हम बता सकते हैं। तो इस तरीके से ये होगा। ये जो स्क्वायर का साइन होता है ये डिसजॉइंट का साइन होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने एक ये चीज बता दी, ठीक है। अब ये तो हो गया बाय डेफिनेशन, ये दो चीजें आप लोग ध्यान रखना। अब मैं एक डेफिनेशन बताऊंगी क्लास ऑफ ए की पर्टिकुलर, ठीक है, ए विद नोटेशंस। देखो इसका क्या मतलब है, जो रिलेशन मैंने डिफाइन करा था जी कॉन्जुगेट जी इज रिलेटेड टू बी, इसका क्या मतलब था कि बी इज इक्वल्स टू सम एक्स इनवर्स जी एक्स फॉर सम एक्स इन जी। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बी इज रिलेटेड टू जी, ठीक है। हाँ अब ठीक है, तो यानी कि जी को, यानी कि इसका मतलब हो गया एक्स इनवर्स बी एक्स वेयर एक्स इन जी। अच्छा, तो इस जो फॉर्म को है ना, उसको मैं नोटेशन देती हूँ क्लास ऑफ बी से। तो जब भी अगर हम लोग, ये स्टैंडर्ड नोटेशन है जो मैं डिफाइन कर रही हूँ यहाँ पे, तो अगर मैं यहाँ पर किसी भी एलिमेंट की क्लास बताऊंगी तो वो क्या होगा, एक्स इनवर्स बी एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू जी। यानी कि बी ले लो, उसके आसपास से एक्स इनवर्स तो एक्स मल्टीप्लाई करा दो और एक्स को वेरी करा दो ओवर ऑल ग्रुप एलिमेंट्स, तो जो क्लास ऑफ बी में होंगे वो सारे आ जाएंगे, ठीक है। एक नोट देखो, अगर कोई एलिमेंट ए है वो सेंटर से बिलोंग कर रहा है, सेंटर क्या होता है मैंने पहले लेक्चर में बता रहा, फिर भी बता रही हूँ, ऑल दोज एलिमेंट्स इन जी सच दैट एक्स जी इज इक्वल्स टू जी एक्स फॉर एवरी जी इन जी। यानी कि वो एलिमेंट ग्रुप के जो ग्रुप के और दूसरे एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करे, वो होता है सेंटर। अच्छा, तो अब अगर ए जो है सेंटर में से है तो हम इसकी क्लास को क्या बोल सकते हैं, क्या होगी, तो कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर डेफिनेशन लिखे तो ये आएगा, लेकिन अभी अभी हमने देखा जो ए है वो सेंटर में से है, यानी कि वो इनके बीच और इनके बीच कम्यूट करेगा। अगर ये कम्यूट करता है तो ये क्या हो जाएगा, ए एक्स इजिकल्स टू एक्स ए। लेकिन एक्स इनवर्स एक्स क्या हो गया, आइडेंटिटी, यानी कि ये एग्जैक्टली क्या आ गया, ए। यानी कि अगर कोई एलिमेंट सेंटर से बिलोंग कर रहा है तो उसकी कंजुगेसी क्लास में कितने एलिमेंट्स है, सिंगलटन, वो खुद ही होगा, उसके अलावा उसकी कंजुगेसी क्लास में और कोई एलिमेंट नहीं आएगा। फर्स्ट नोट हो गया, मैं सेकंड नोट बताती हूँ। अच्छा, इसी पे डिपेंड है नोट। अगर फॉर सपोज मैंने जो ग्रुप है उसको अबेलियन ले लिया, अबेलियन का तो मतलब होता है ना कि सारे एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ कॉन्जुगेट कर जाएं, वो सॉरी कम्यूट कर जाएं। तो इस केस में सेंटर क्या आ जाता है, खुद जी आ जाता है। तो यानी कि सारे एलिमेंट्स ग्रुप के जी में बैठ गए। दिस इम्प्लाइज जो क्लास ऑफ ए की होगी, मतलब हर एलिमेंट की जो क्लास होगी ग्रुप की, वो एग्जैक्टली किसके इक्वल आएगी, सिंगलटन या फिर उसके खुद के ही। तो ये नोट है, ये ध्यान रखना। चलो अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं यहाँ पर। अच्छा, तो एक चीज यहाँ पे ध्यान रखो कि अगर कोई भी मैंने साइक्लिक ग्रुप लिया, ठीक है, या अबेलियन ग्रुप लिया, तो उनके लिए तो देखो क्लास निकालने का कोई मतलब नहीं है, मतलब उनके एलिमेंट का क्लास निकालने का क्यों मतलब नहीं है, क्यों, क्योंकि उनकी खुद की जो क्लास आएगी वो खुद वही आ जाएंगे, सिर्फ वही एलिमेंट कंटेन करेंगे। यानी कि अगर हम एग्जांपल्स देखें तो वो किसके इंपॉर्टेंट होंगे, अगर हम एक क्लास ऑफ एन एलिमेंट की बात करें नॉन अबेलियन ग्रुप्स की, ठीक है। तो सबसे पहला नॉन अबेलियन ग्रुप हमने कौन सा पढ़ा था, S3। तो अब हम S3 की ही बात करेंगे यहाँ पर। अच्छा, तो सबसे पहले S3 लिख लेते हैं। S3 में क्या क्या होता है, आइडेंटिटी होती है, 2 एलिमेंट्स 1 2 1 3 और 2 3 होते हैं। फिर क्या होता है, 3 साइकिल 1 2 3 और 1 3 2। हमें पता है इनका ऑर्डर 2 है और इनका ऑर्डर 3 है।
अच्छा अब मैं स्टार्ट करती हूँ। देखो ये है, ये तो सेंटर में से बिलोंग कर रहा है आइडेंटिटी। दिस इम्प्लाइज अगर मुझे इसकी क्लास की बात करनी है तो वो खुद ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक चीज ध्यान रखो। अच्छा अब हम सेकंड किसकी बात करते हैं इसमें, क्लास ऑफ 1 2 की। तो इस क्लास ऑफ 1 2 का मतलब होगा x इनवर्स 1 2 x सच दैट x बिलोंग्स टू g। तो देखो x बिलोंग्स टू g मतलब S3। तो देखो मैं ना एक का कैलकुलेट करके बता देती हूँ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हर एलिमेंट के लिए निकालना पड़ेगा। तो हम एक का कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर मैं आपको आंसर लिख दूंगी औरों के लिए, फिर आप लोग खुद से चेक करना। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे x को वेरी कराना है, तो ये सेट बनेगा कैसे, अगर मैं आइडेंटिटी से शुरू करूंगी तो ये तो खुद ही आ जाएगा। अब मैं 1 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ, 1 2 का इनवर्स 1 2 1 2। ठीक है, अब मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी, 1 3 के इनवर्स से, 1 2 1 3, फिर 2 3 के इनवर्स से 1 2 2 3। ठीक है, ऐसे ऐसे बना लो इन्हें। मुझे पता है लंबा है इसलिए मैं एक एग्जांपल करूंगी। ठीक है, अच्छा अब लेंगे 1 2 3 1 2 3 1 2 सॉरी इसका इनवर्स और 1 2 3, फिर लास्ट वाला बचा वो है 1 3 2 का इनवर्स 1 2। अब इनको सॉल्व करते चलो, ये 1 2 तो 1 2 रह जाएगा। अब देखो ये क्या है, 1 2 का स्क्वायर, या फिर इसको देख लो ये क्या है आइडेंटिटी, तो सिर्फ क्या बचेगा 1 2। अच्छा अब 1 3 का इनवर्स, देखो 2 साइकिल है तो 2 साइकिल इसका ऑर्डर क्या है 2, तो इसका इनवर्स ये खुद ही आ जाएगा। सिमिलरली इसमें भी ऐसे ही होगा। अच्छा अब देखो इसमें थोड़ा सा अलग आएगा, क्योंकि 1 2 3 का इनवर्स क्या होता है 1 3 2 1 2। सिमिलरली इसका इनवर्स क्या होगा 1 1 2 3। चलो अब जल्दी से ना सॉल्व कर लेते हैं। अब हम बाकी स्टेप फॉलो मतलब रिपीट नहीं करेंगे। अब देखो ये 1 2 1 2 है, सेट क्या होता है डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स आने चाहिए, तो 1 2 1 2 को एक बार लिख देते हैं। अब देखो इसको कैलकुलेट करना है। देखो कैलकुलेशन इसमें अगर आप लोगों को ने परम्यूटेशन ग्रुप्स में मल्टीप्लिकेशन ऑफ साइकिल्स कर रखा है देखो तब तो ठीक है, वरना जाके लेक्चर वीडियोस किसी के भी देख लो। परम्यूटेशन ग्रुप में मैंने भी बना रखा है, अगर आपको मेरे ठीक लग रहे हैं तो आप लोग उनको जाके देख लो। ठीक है, वैसे मैंने काफी अच्छे से एक्सप्लेन करा हुआ है तो आप लोग उन्हें जाके देख सकते हो। परम्यूटेशन ग्रुप की मैंने कुछ 5 से 6 वीडियो बना रखे हैं, और इनिशियल वीडियोज में तो मैंने काफी अच्छे से मल्टीप्लीकेशन ऑफ ग्रुप एलिमेंट्स डिफाइन मतलब बताया है। अब देखो यहाँ पे फिर भी मैं बताने का ट्राई करती हूँ। तो मैंने क्या कहा था, यहाँ के इस एलिमेंट से स्टार्ट करते हैं 1। अब फिर क्या करते हैं कि 1 goes to 3, यहाँ पे किस पे है देखो 1 goes to 3 3 goes to 3 पे ही जा रहा है, और ये 3 goes to 1, तो साइकिल क्लोज। देखो अगर नंबर रिपीट कर जाता है ना आके तो हम साइकिल क्लोज कर देते हैं, यानी कि 1। अब बात करते हैं 3 से, यहाँ पे देखो 3 goes to 1, ठीक है 1 goes to 2, और यहाँ पे 2 goes to 2। ठीक है, तो ये एक यानी कि इसको मल्टीप्लाई करके ये आएगा। अब दूसरे की बात करते हैं। अब देखो 1 है सिंगल है, तो मैंने बोला था कि इसको हटा सकते हैं जो सिंगल एलिमेंट होते हैं, क्योंकि इनका पता चल रहा है कि अगर मैंने 3 2 लिख दिया इसका मतलब कि 1 goes to 1 पे ही जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। अब देखो यहाँ से 2 से शुरुआत करते हैं, 2 goes to 3, यहाँ पे 3 goes to 3, यहाँ पे 3 goes to 2, तो यानी कि फिर से सेम नंबर साइकिल क्लोज। अब दूसरा शुरुआत करो 1 से, 1 goes to 1, 1 goes to 2 और 2 goes to 3, यहाँ पे साइकिल क्लोज। अब फिर से ये जो 2 नंबर है ये सेम है इसलिए इसको रब कर रहे हैं। अच्छा अब इनकी बात करते हैं, ये क्या आएंगे। अब देखो 1 से स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे 1 goes to 2, 2 goes to 1 और 1 goes to 3, यहाँ पे 3 आ गया। अब देखो 3 goes to 1, यहाँ पे देखो 3 goes to 1, 1 goes to 2 और 2 goes to 1, तो देखो सेम नंबर जब रिपीट हो जाता है तो साइकिल क्लोज्ड, तो ये यही नंबर आ गया। अब देखो यहाँ पे 1 3 के आगे क्यों नहीं कैलकुलेट करी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है अगर 3 साइकिल है मतलब अगर S3 है तो उसमें 1 2 3 से नंबर तो ज्यादा है नहीं, तो जो दूसरा 2 होगा वो खुद पे ही जाएगा, इसलिए मैंने
कुछ नहीं लिखा। अब बात करते हैं इसकी। अब 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 goes to 3, 3 goes to 3, 3 goes to 1, तो यहाँ पे साइकिल क्लोज। अब 2 से 2 goes to 1, 1 goes to 2, 2 goes to 3, फिर से साइकिल क्लोज। तो अगर आप यहाँ पे नोटिस करो, ये बन क्या रहा है, ये बन रहा है 1 2, 1 3 और 2 3। समझ गए? तो यानी कि एग्जैक्टली क्लास ऑफ 1 2 में, इसको अगर आप लोगों को नोट डाउन करना है तो कर लेना, मैं अभी इसको रब कर लूँ, ठीक है। तो इसका मतलब क्लास ऑफ 1 2 में कौन कौन से एलिमेंट्स आए, 1 2 खुद आया, 1 3 आया और 2 3 आया। और अभी अभी हमने बोला था कि अगर कोई एलिमेंट इसमें से आएगा तो यानी कि ये किसकी क्लास के इक्वल होगा, 1 3 के, क्योंकि 1 3 बिलोंग कर रहा है इसकी क्लास में। दोनों की क्लास अभी हमने प्रूव करी थी, वो इक्वल हो जाएगी। और सिमिलरली, ठीक है, तो ये इन तीनों की क्लास पता चल गई। अब मैं यहाँ पे थर्ड, ये आप लोगों का होमवर्क है या फिर कुछ भी समझो, जो क्लास ऑफ 1 2 3 है ना, उसमें क्या आएगा, 1 2 3 और 1 3 2। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे क्लास ऑफ 1, अब देखो 1 3 2 इसकी क्लास में बिलोंग कर रहे हैं, यानी कि ये भी किसकी क्लास हुई, 1 3 2 की क्लास भी इक्वल हो गई, यानी कि हमें S3 में सब एलिमेंट्स की क्लास पता चल गई। अगर आप लोगों को इसमें प्रैक्टिस करना है ना, तो आप लोग ऐसा करो कि जैसे DN है, ठीक है, कोई भी D4 पकड़ लो, उसमें से ले लो, क्वार्टरनियन ग्रुप है, ठीक है, जो लास्ट लेक्चर में मैंने बताया उसमें से ले लो, ये 3-4 ग्रुप है उसमें से ले लो, वो हमें ज़्यादा नॉन अबेलियन पता है, उनमें से निकालते चलो भाई बारे में। अब मैं इस लेक्चर की दूसरी डेफिनेशन इंट्रोड्यूस करती होती है, वो है वो है नॉर्मलाइजर ऑफ एन एलिमेंट। देखो नॉर्मलाइजर की अगर हम डेफिनेशन देखें तो वो क्या बोलता है कि अगर कोई एलिमेंट ए को नॉर्मलाइज कर दे या फिर ए के थ्रू नॉर्मलाइज हो जाए, तो यहाँ पे नॉर्मलाइजर हम किसका बात करेंगे, एक एलिमेंट का बात करेंगे, वो किसके अंदर है, ग्रुप के अंदर है। फॉर सपोज कि मैंने एक एलिमेंट ले लिया ग्रुप जी में से, तो नॉर्मलाइजर ऑफ ए कैसे डिफाइन है, वो सारे एलिमेंट्स होंगे ग्रुप के जो इसके साथ कम्यूट करे। किसके साथ कम्यूट करे, ए की, यानी कि ए के साथ भाई ये मिलजुल कर रहे, ठीक है, वो हो गया नॉर्मलाइजर। अब आप देखो इसमें एक चीज है, ध्यान से देखना। अब अगर आप यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रुप की बात करो, देखो सेंटर ऑफ ग्रुप में वो एलिमेंट्स आते हैं जो पूरे ग्रुप के साथ कम्यूट करें, ठीक है, और नॉर्मलाइजर ऑफ ए में कौन से एलिमेंट आते हैं, जो सिर्फ उस एलिमेंट के साथ कम्यूट करें। तो यानी कि अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट लिखूं, जो सेंटर होगा ना वो हमेशा नॉर्मलाइजर के अंदर होगा। कैसे, चलो इसको देख लेते हैं, वैसे क्लियर ही हो रहा है डेफिनेशन से। फॉर सपोज मैंने एक एलिमेंट ले लिया सेंटर ऑफ जी से, जी ले लो। अच्छा, सेंटर ऑफ जी से मतलब क्या है कि ये ग्रुप के हर एलिमेंट के साथ कम्यूट कर जाएगा। अच्छा, अब अगर ये ग्रुप के हर एलिमेंट के साथ कम्यूट कर गया तो ये ए के साथ भी कम्यूट करेगा, लेकिन ये तो हमारी डेफिनेशन होती है, दिस इंप्लाइज जी इज इक्वल्स टू ए जी। तो इसका क्या मतलब हो गया, दिस इंप्लाइज जी बिलोंग्स टू नॉर्मलाइजर ऑफ ए। हो गया ना इसके अंदर। देखो इफ जी इज अबेलियन, अगर जी अबेलियन हो गया तो क्या होगा, अगर जी अबेलियन हो गया इसका मतलब सेंटर ऑफ जी क्या हो गया, एग्जैक्टली जी। तो इस रिलेशन से हमें क्या पता चला कि जी इज कंटेन्ड इन नॉर्मलाइजर ऑफ ए। लेकिन नॉर्मलाइजर किसके अंदर कंटेन्ड है, देखो नॉर्मलाइजर किस, इसमें जो एलिमेंट्स है वो किस सारे ग्रुप से आ रहे हैं, यानी कि ये इसके अंदर कंटेन्ड है, यानी कि जी इसके अंदर कंटेन्ड है, ये जी के अंदर कंटेन्ड है। इससे क्या बोलते हैं कि नॉर्मलाइजर ऑफ ए इज नथिंग बट जी। यानी कि जैसे ही हमारा ग्रुप जो है अबेलियन आ गया, हमें तो नॉर्मलाइजर क्या आ गया, वो खुद ग्रुप के इक्वल आ गया। इट मीन्स अगर हम सिमिलरली, जैसे मैंने क्लास ऑफ ए के बारे में बताया था, सिमिलरली नॉर्मलाइजर ऑफ एन एलिमेंट में भी अगर हम अबेलियन ग्रुप्स या फिर साइक्लिक ग्रुप्स की बात करते हैं
तो उस केस में जो होता है, केस काफी ट्रिवियल हो जाता है, जो नॉर्मलाइजर होता है वो खुद ही ग्रुप के इक्वल आ जाता है। लेकिन क्लास में क्या होता था, अगर हमें क्लास ऑफ एन एलिमेंट निकालना है, अगर कोई ग्रुप जी है वो अबेलियन है, तो क्लास ऑफ ए क्या हो जाती थी, सिर्फ वो ही आता था, सिंगलटन ए ओनली। लेकिन नॉर्मलाइजर के केस में पूरी ग्रुप आ जाता है। देन नॉर्मलाइजर ऑफ ए फॉर एवरी ए इन जी। अच्छा अब देखो, फॉर सपोज जी नॉन अबेलियन है। नॉन अबेलियन का क्या मतलब हुआ कि जो जेड जी है ऑब्वियसली वो इक्वल तो नहीं है ग्रुप के, यानी कि जो जेड जी है वो कैसा हो गया, मैंने बताया था कि ये ग्रुप होता है, तो ये एक प्रॉपर सब ग्रुप हो गया किसका, जी। तो फोर्थ पॉइंट देखो, अगर मैंने कोई ए ले लिया जो सेंटर में से नहीं बिलोंग कर रहा, यानी कि वो हर एलिमेंट के साथ तो कम्यूट नहीं करेगा, एटलीस्ट एक एलिमेंट आ जाएगा ग्रुप का जो ए के साथ कम्यूट नहीं करेगा, तो इसका मतलब क्या होगा, तो जो नॉर्मलाइजर होगा वो क्या बन जाएगा, प्रॉपर सब ग्रुप बन जाएगा। वो कैसे, देखो इसको ऐसे समझ लो कि अगर कोई ए जो है सेंटर को बिलोंग नहीं कर रहा, इसका मतलब कोई ना कोई एलिमेंट है सच दैट ए जी इज नॉट इक्वल्स टू जी एक्स, कोई ना कोई तो होगा ही ना जो इसके साथ कम्यूट नहीं कर रहा, ठीक है। और ये जो जी है वो ही क्या होगा, बिलोंग नहीं करेगा एन ए को, और वो ही बना देगा एन ए को एक प्रॉपर सब ग्रुप किसका, जी का। ये ध्यान रखना क्योंकि ये हम आगे यूज करेंगे, मैं एवे इन्हें नहीं बता रही हूँ, ये यूज करने के पर्पज से बता रही हूँ, ठीक है। अब ये देखा, अब हम देखते, ये प्रॉपर्टीज हो गई, ये नोट हो गया, अब देखते हैं एग्जांपल्स। तो S3 से ले लेते हैं, क्योंकि अगर हम अबेलियन ग्रुप्स या साइक्लिक ग्रुप्स की बात करेंगे फिर से केस तो क्या आ जाएगा, पूरा ग्रुप आ जाएगा, तो हम कहते हैं एग्जाम्पल में लेते हैं S3। S3 को लिख लेते हैं फिर से 1 2 1 3 2 3 3 साइकिल्स के लिए। अच्छा अब देखो, सेंटर ऑफ जी में सिर्फ आइडेंटिटी है भाई, कुछ फायदा नहीं हो रहा, यानी कि अगर मैं नॉर्मलाइजर ऑफ आइडेंटिटी देखूं तो वो तो पूरा S3 आ जाएगा। लेकिन अब दूसरों की बात करते हैं, नॉर्मलाइजर ऑफ 1 2, यानी कि इसमें वो सारे एलिमेंट्स ला दो S3 के जो 1 2 के साथ कम्यूट कर जाए। अब देखो इसको हमें चेक कर करके देखना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब मैंने S3 का एक्सप्लेनेशन किया था ना पूरा, या फिर अगर आपको देखना है मैं यहाँ पे वीडियो टैग कर दूंगी, उसमें मैंने S3 के पर्टिकुलर एलिमेंट्स लिए, जैसे 1 3 लिया है, तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करती हूँ तो दोनों इक्वल नहीं आएंगे, करके दिखा देती हूँ। देखो यहाँ पे 1 से लिया, 1 goes to 3, 3 goes to 3, 3 goes to 1, 1 goes to 2, तो 1 2 3 साइकिल बन गई, 1 3 2। अब इसमें देखो 1 goes to 2, 2 goes to 2, 2 goes to 1, 1 goes to 3, और ये दोनों इक्वल नहीं है, यानी कि ये तो इसकी साइकिल में नहीं आएगा। सिमिलरली अब मैं 1 2 और 2 3 लेती हूँ, अब इसको देखो 1 2 और 2 3 को देखो क्या आएगा, 2 goes to 3, 3 goes to 3, 3 goes to 2, 2 goes to 1। अब देखते हैं 2 3 और 1 2, 1 goes to 2, 2 goes to 3, 3 goes to 3, 3 goes to 2। ये साइकिल क्या है, ये है 1, यहाँ पे 1 किस पे जा रहा है, देखो यहाँ पे 1 जा रहा है 2 पे और यहाँ पे 1 जा रहा है 3 पे, दिस इम्प्लाइज ये भी क्या है, इक्वल नहीं है, यानी कि ये दो एलिमेंट्स यानी कि 1 3 और 2 3 तो नहीं है। अब किसकी बात आती है, इन दो एलिमेंट्स को और चेक कर लेते हैं। अच्छा देखो, इसको एक्चुअली मैं यहाँ पर इसका यूज भी कर सकती हूँ, क्यों, देखो ना, इसे अब मैंने 1 2 3 को कैसे निकाला, ऐसे करके, इसे यूज नहीं हो रहा, चलो ठीक है डायरेक्टली देखते हैं। 1 2 1 3 2, अब देखो 1 goes 1 लिख दिया, यहाँ पे 1 goes to 3, यहाँ पे 3 goes to 3, यहाँ पे 3 goes to 2, यहाँ पे 2 goes to 1, तो साइकिल क्लोज, और यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब सिमिलरली 1 3 2 ले लो और 1 2 ले लो, 1 1 goes to 2, 2 goes to 1 क्लोज,
यहाँ पे क्या आएगा 1 goes to, अच्छा 2 लो, 2 goes to 1, ठीक है, और 1 goes to 3, तो ऑब्वियसली दिख ही रहा है दोनों इक्वल है। सिमिलरली हम ये भी प्रूव कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि 1 3 2 और 1 2 3 दोनों के इनवर्स हैं, तो अगर एक कम्यूट नहीं कर रहा तो दूसरा भी कम्यूट नहीं करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि नॉर्मलाइजर ऑफ 1 2 में सिर्फ वो खुद ही बैठा है, समझे? अच्छा, आइडेंटिटी भी तो बैठेगा ना, आइडेंटिटी भी तो बिलोंग कर रहा है, तो इसको रब करके लिख लेते हैं कि हमारा कंक्लूजन क्या आया है यहाँ पे। तो कंक्लूजन ये आया कि नॉर्मलाइजर ऑफ 1 2 आइडेंटिटी और 1 2 आएगा। सिमिलरली नॉर्मलाइजर ऑफ 2 3 आइडेंटिटी आएगा और वो खुद आएगा। सिमिलरली अगर मैं नॉर्मलाइजर ऑफ 3 2 की बात, सॉरी नॉर्मलाइजर ऑफ 1 3 की बात करूं तो वो क्या आएगा, आइडेंटिटी और 1 3 आएगा। अब हम बात करते हैं इसकी। अब देखो, मैं ये आप लोगों को होमवर्क ये चेक करना है कि इसके नॉर्मलाइजर में आइडेंटिटी आएगा, वो खुद आएगा और साथ साथ 1 3 2 आएगा, और इस यही एग्जैक्टली किसके नॉर्मलाइजर के इक्वल होगा, 1 3 2 के। ये वैसे आप लोगों को समझ भी आ जाना चाहिए, क्यों? क्योंकि इसका जो इन्वर्स है ये है। अब हर एलिमेंट उसके खुद के इन्वर्स के साथ तो कम्यूट करता ही करता है, ठीक है। तो ये हो गए नॉर्मलाइजर इस एलिमेंट के बारे में, इस ग्रुप के बारे में।